अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं कहता जुम्मन से ज़ियाउल इस्लाम आपका IAS में 97 में आने में आपको मुबारकबाद देता हूँ और आप अल्लाह ताला और आपको मज़ीद कामयाबी दें। कुछ सवालात हमारे स्टूडेंट और यूथ को मोटिवेट करने के लिए आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा। पहला तो सवाल मेरा ये है कि आप अपने बारे में और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमारे नौजवानों को बताएं। देखिए, मैं सायमाधोपुर के छोटे से गाँव बेहतर से बिलोंग करता हूँ और मेरे पिता जो है वो एक RS ऑफिसर हैं चंडी लिखना यूनिवर्सिटी। तो शुरू से ही मैंने अपने जो आँखें खोली तो मुझे अपने पिता का प्रशासनिक परिदृश्य नजर आया। तो मैंने बचपन में ही अपना लक्ष्य तय कर लिया था कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना है। इसके साथ ही मेरे जो दोनों बड़े भाई हैं वो भी इसी सेवा में आने के लिए लगे हुए हैं। जो मेरे बड़े भाई हैं मजहरी माँ, उनका सिलेक्शन अभी पिछले साल राजस्थान गार्मेंट का सेवा के लिए हो चुका है। जो उनसे मजरे भाई हैं राजा जावेद, वो भी अभी RS में लेकर आए हैं। और साथ ही मेरी जो छोटी बहन है जो तो हमें पूरा प्रशासनिक परिवेश में ही एक तरह से परिवार में ही हमें गाइडेंस मिलता रहा और हम लगातार इसलिए प्रयासरत हैं और आज भी प्रयासरत हैं। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? देखिए, मेरी एजुकेशन जो है वो राजस्थान के विभिन्न जिलों में संपन्न हुई। एक तरह से मैंने अपनी जो 10th है वो जोधपुर से पास की, क्योंकि मेरे पिता इसमें राजकीय सेवा में थे तो उसका ट्रांसफर होता था। इसके अलावा मैंने अपनी 12th बांसवाड़ा से संपन्न की। इसके बाद मेरे सामने समस्या ये थी कि क्योंकि मेरा लक्ष्य क्लियर था, इसलिए मैंने अपने आप को भटकने से बचाते हुए मैंने प्राइवेट BA करना तय किया। उससे एक फायदा था कि मैं प्राइवेट BA कर सकता था, साथ ही अपने पिता के पास रहकर उनके निजी गाइडेंस में मैं तैयारी शुरू कर सकता था। तो मैंने यही किया, मैं 3 साल उनके साथ रहा और साथ ही प्राइवेट BA करके मैंने एग्जाम सारे सायमाधोपुर से दिए और उसके बाद मैं 2009 में मैं तैयारी के लिए दिल्ली चला गया और लगातार वहाँ मैंने लगभग 2.5-3 साल तैयारी की। बीच में अटेम्प्ट दिया लेकिन 32 से मैं फेल हो गया था। तो ये दूसरे प्रयास में मेरा सिलेक्शन IAS के लिए हुआ है। माशाल्लाह। आपका कुछ ये जो कामयाबी हासिल की है मुझे कुछ ऐसा सीक्रेट या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपके स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना चाहिए? जी बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा। मुझे स्टूडेंट्स को सिर्फ यही बात बतानी है कि आप सिर्फ पढ़ाई का ध्यान रखें। पढ़ाई के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सिलेक्शन में मायने रखती हैं। सिर्फ पढ़ के कोई आदमी IAS नहीं बन सकता या किसी भी सर्विस में नहीं जा सकता। आपको बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि मैं खुशकिस्मत था कि मेरे उर्दू लिटरेचर सब्जेक्ट था और मैंने इसमें बीच में अल्लामा इकबाल का एक फलसफा पढ़ा। वो फलसफा था अक्ल और इश्क की लड़ाई का फलसफा। अक्ल कहती है कि मैं बड़ी और इश्क कहता है कि मैं बड़ा। अल्लामा इकबाल के जो फलसफे में जो इश्क है वो इश्क ये कहता है कि किसी चीज़ को पाने के लिए इंसान की तड़प होती है। तो मैंने इस फलसफे को पढ़ के अपनी लाइफ में अपने लिए इश्क IAS तक तय कर लिया और मैं बार बार अपने दिल से ये कहता था कि ये मेरा इश्क है और मुझे यहाँ तक पहुँचना है। उसके लिए अक्ल मेरे आड़े कभी नहीं आई। मैंने ये ठान लिया, क्योंकि मैं जवानों को बताना चाहूँगा कि ज़माना अक्ल को समझा हुआ है मशअले राह, किसे खबर है जुनून भी है साहिब रहा। सिर्फ अक्ल के भरोसे मत रहिए, एक तड़प अपने अंदर पैदा कीजिए, एक जुनून पैदा कीजिए और उस जुनून के बल पे मैं दावा करता हूँ कि आप इंडिया के क्या वर्ल्ड के किसी कंपटीशन में अनसक्सेस हो, ये संभव नहीं। ये जो आपका कंपटीशन रहा और आपने बताया कि आप 2-3 साल आप दिल्ली चले गए और वहाँ आपने स्टडी की, तो इस दौरान आपके पेरेंट्स का, आपके फ्रेंड्स का, आपके सोसाइटी का किस तरीके का कंट्रीब्यूशन आपके साथ मिला, किस तरह से उन्होंने आपकी मदद की? सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप जो है मेरे, उनका सबसे बड़ा योगदान इसमें रहा, क्योंकि इस तैयारी के लिए कुछ आर्थिक परिस्थितियाँ भी अच्छी चाहिए, पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा हो, तो वो सब मुझे अपने माता पिता से मिला। इसके बाद बात आई जब मैं फेल हुआ पहली बार। उस फेल होने में एक आदमी जो इंटरव्यू तक पहुँच के वापस लौटता है तो बहुत दुख होता है। उस वक्त में मेरे माँ बाप ने, मेरे भाइयों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मेरा हौसला बढ़ाया। उन सभी में मैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं मजहर इमाम, अदर जावेद, मेरी बहन है अंजुम, इसके अलावा मेरे ताऊजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद नईम साहब और मेरे एक भाई समकक्ष हैं मोहम्मद फरीद साहब। उन सबका एक तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँ। कई लोग थे जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और लगातार बढ़ाते रहे। अभी आपने एग्ज़ाम दिया है तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे, या नेगेटिविटी वाला वो मामला रहता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, स्टूडेंट्स किस तरह से अपने आप को एक विज़न के तहत, जिस तरह से आपने बताया कि एक गोल को लेकर के, एक विज़न को लेकर के मैं चला, और आपका फैमिली बैकग्राउंड चूँकि इसी तरीके का रहा कि आपके वालिद मोहतरम जनाब अबरार साहब भी प्रशासनिक सेवा में हैं, तो और स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपने वो विजन
विजन बना करके चलना चाहिए कि वो बीच में जो है वो ये ना सोचे कि नकारात्मक एक जो है ना वो सोच पैदा ना हो उसके अंदर। तो बार बार वो सेल्फ मोटिवेशन का मामला किस तरह से एक स्टूडेंट करता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो नए आने वाले लड़के हैं जो तैयारी करते हैं उनको ये बताना चाहूँगा, पहली बात जो तैयारी की सबसे ज़रूरी है अपना एक लक्ष्य तय करना। उस एक लक्ष्य के पीछे पड़ जाइए। बस वो लक्ष्य ऐसा हो जो आपको रात को सोने ना दे किसी भी तरह, और उस लक्ष्य में हो सकता है आपको सफलताएं मिले, नाकामी मिले, लेकिन ये बताना चाहूँगा उनको, मेरा ये संदेश है कि वो पार आग का दरिया उतर नहीं सकते जो लौटने के इरादे से करते चलते हैं। जब एक लक्ष्य ठान लीजिए, उस लक्ष्य पे पहुंचने का कर ही दम लीजिए। किसी भी तरह कितनी भी असफलताएं हो, आपको डरना नहीं है। अगर आपने ठान लिया है और आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है तो कोई वजह नहीं है। अल्लाह पे भरोसा रखिए और पूरी मेहनत के साथ तैयारी कीजिए। IAS हो, RS हो, कोई भी कंपटीशन हो, अगर आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, 100% दिया है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें आपको कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट पार्ट रहा कि किसी पर्टिकुलर डोमेन में कि मल्टीपल डोमेन्स पे आपको स्टडी करना पड़ा होगा, तो कोई ऐसा डिफ़िकल्ट पार्ट रहा आपके लिए जिसके लिए आपने बहुत कोशिश की हो, और अगर वो रहा तो किस तरह से आपने उसको टैकल किया? जी देखिए, पहले तो क्या है, मेरे पहले अटेम्प्ट में तो इसमें CSAT पैटर्न लागू नहीं हुआ था, तो मेरे लिए उस अटेम्प्ट में सबसे बड़ी समस्या थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स का था, तो मुझे साइंस के जो गूढ़ कॉन्सेप्ट हैं, जो कुछ क्लिष्ट एक तरह से कह सकते हैं उन्हें, जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझने में दिक्कत होती थी। तो मैंने ये रणनीति अपनाई कि मैंने पूरे सिलेबस को एक बार देखा। मैंने उसमें तय किया कि इसमें साइंस टेक का हिस्सा कितना है और सिलेक्शन कितने पे हो रहा है। अगर मुझे लगा कि साइंस टेक छोड़ के भी सिलेक्शन हो सकता है तो मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन अगर लगा कि कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं तो मैंने साइंस टेक को अच्छी किताबों से, क्योंकि IAS में करंट अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, तो अच्छे अखबारों से, अच्छी मैगजीनों से मैंने साइंस टेक को अपनाना शुरू किया। और मुझे लगता है कि एक बार मैं सिर्फ उसको देख के डर रहा था, एक बार मैंने जब साइंस टेक के कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया तो वो मुझे और आसान लगे। इसके बाद CSAT पैटर्न जब आया तो मेरे लिए मैथ सबसे बड़ी समस्या रही, और उसकी वजह वही थी आर्ट बैकग्राउंड। तो मैंने मैथ्स के लिए किया कि मैथ्स में मैंने अपने आप को तय कर लिया एक लिमिट, जितनी मैथ्स मुझे आसानी समझ में आती है उतनी मैथ्स मैंने कर दी, और बाकी सब अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया। और ये तकदीर रही, अगले अटेम्प्ट में किसी भी तरह मैथ्स ने मुझे परेशान नहीं किया। मैथ्स का सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर में आया। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी मेहनत सच्ची है। अल्लाह भी रात को उन्हीं के लिए खोलता है जो दिल से मेहनत करता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप प्री दिया आपने, फिर मेंस दिया, तो उसके बाद तो आपको कामयाबी मिली और लगा भी हुआ कि अब मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो इंटरव्यू के लिए भी कुछ ऐसा प्लान करना पड़ा आपको? किस तरह से आपने तैयारी की इंटरव्यू की? जी, मैं बताना चाहूँगा, इंटरव्यू इसमें एक बहुत अहम फेज है। 2300 नंबर के पेपर में 300 नंबर का इंटरव्यू एक बहुत छोटा लगता है, 2000 नंबर मेंस के हैं। लेकिन ये बता दूँ आपको कि इंटरव्यू के 80 नंबर आपको लिस्ट से बाहर कर सकते हैं, और इंटरव्यू के 240 नंबर आपको टॉप करा सकते हैं। तो सिर्फ उस 15-20 मिनट का इंटरव्यू होता है, उस 15-20 मिनट में आप उन बोर्ड मेंबर के ऊपर क्या छाप छोड़ते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसका अंदाज़ा मुझे अपने पहले इंटरव्यू में हुआ, क्योंकि मैं 300 में से 108 नंबर लेके आया, इसलिए मुझे अपनी कमियां तलाशनी थी। और मुझे अपनी सबसे बड़ी कमी ये लगी कि मेरे आंसर बहुत अनमेच्योर थे, इमेच्योर एक तरह से कह सकते हैं, इमेच्योर थे। और जिन आंसर की डिमांड एक ब्यूरोक्रेट से होनी चाहिए, एक IAS ऑफिसर से होनी चाहिए, वो मेरे पास नहीं थी। पहला काम मैंने ये किया कि अपना नॉलेज उस स्तर तक ले गया मैं कि एक ब्यूरोक्रेट को किस तरह सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना, हमेशा एक तरह से आशावादी रहना, ये नहीं कि निराशावादी। और इसके बाद मैंने लगातार प्रैक्टिस के लिए दिल्ली में कम से कम 5 कोचिंगों को ज्वाइन करके मैंने 8 या 9 मॉक दिए। उन मॉक से मैं अच्छी कोचिंग के नाम बताऊँ, कुछ संकल्प IAS है, डिस्कवरी है, दृष्टि IAS है, ये कुछ ऐसी कोचिंग है जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराती हैं। तो इनके मॉक इंटरव्यू से मुझे अपने इंटरव्यू से पहले कम से कम 9 इंटरव्यू में वही माहौल मिल गया जो मुझे वहाँ UPSC मिलने वाला था। इसलिए मेरी जो नर्वसनेस थी, मेरी जो झिझक थी, वो खत्म होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप क्या इतना, क्योंकि मुझे तो लगता है कि आपका बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ इसी को कहेंगे, लेकिन इसके अलावा आप ऐसा कुछ रहा है कि यही आपका एक जो है वो खुशी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था, या इससे पहले भी कोई ऐसा वाक़या गुजरा है जिसको आप शेयर करना चाहेंगे, कि आपकी लाइफ का जो है वो बेस्ट क्षण हो, बेस्ट पल हो? जी, मुझे लगता है किसी के लिए इससे बड़ा क्षण क्या होगा खुशी का कोई, लेकिन पहले भी ऐसे मौके आए हैं, लेकिन इतनी बड़ी खुशी अल्लाह ने मुझे पहली बार दी। लेकिन इसके लिए अल्लाह ने पूरे 4 साल तक मुझे आजमाया, और उस 4 साल के बाद मुझे ये एक पल मिला। आप अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं लाइफ में, और क्यों? देखिए, रोल मॉडल माना जाए तो मैं सबसे पहले तो मेरे जहन में कई चेहरे उभर के आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मैंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा, उनके संघर्ष से मैंने प्रेरणा ली, और
इस पूरे सफर के दौरान मेरे पिता एक दीवार की तरह मेरे साथ खड़े रहे, इसलिए मेरे रोल मॉडल सबसे पहले बनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मैंने अल्लामा इकबाल की शायरी से प्रेरणा ली। जब मुझे उनकी शायरी पढ़ने को मिली, माले जिब्रील हमारे कोर्स में थी, उसके बाद मैंने उनकी शख्सियत पढ़ना शुरू किया और शख्सियत पढ़ने के बाद मैं ये इस नतीजे पर पहुंचा कि इस आदमी के अंदर नौजवानों को बेदार करने का एक अजीब जज्बा था। जो कहते हैं कि तू शाही है नहीं तेरा नशेमन का सिर्फ सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, या तेरे सोफे हैं अफरंगी तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी। तो जवानों के लिए इतना रोना, इतने आंसू बहाने वाला शायर, तो मुझे लगा कि इस शायरी में मुझे अपनी जिंदगी की कामयाबी मिल सकती है। तो मैं अपना रोल मॉडल पहले अपने पिता को, और अगर फिलोसफिकल एंगल से देखा जाए तो अल्लामा इकबाल को। क्योंकि हम नौजवानों और स्टूडेंट्स नौजवानों के लिए कुछ कोशिशें कर रहे हैं, तो ख़ासतौर से खैरदार समाज के लिए, और अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, उनके नौजवानों को, उनके स्टूडेंट्स को, इस कम्युनिटी के जो आने वाले फ्यूचर हैं, तो उनको कुछ आप अपना पैगाम पहुंचाना चाहेंगे? क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? जी, मेरा पैगाम उन्हें यही है कि जैसा मैंने पहले कहा, नौजवानों से मेरी ये गुजारिश है, अपने लक्ष्य को कभी छोटा मत करें, हमेशा सर्वोच्च पर पहुंचने की कोशिश करें। जब आप अपने दिल में ये ठान लेंगे मुझे सर्वोच्च पर पहुंच, हो सकता है परिस्थिति आपके साथ नहीं हो, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ये बताऊं आपको, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने 2 अटेम्प्ट में, अपने 4 साल में ऐसे रिजल्ट देखे हैं। जिस आदमी के घर में BPL कार्डधारी हो, खाने के लिए अन्न नहीं हो, अपनी पूरी ज़मीन बेच के दिल्ली आया हो, उस आदमी का सिलेक्शन IAS प्रॉपर में हुआ है। एक तरह से एक पूरी एक लंबी प्रक्रिया है आपकी आजमाइश की, ये मान लीजिए आप। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि सर्वोच्च पे पहुंचना है तो आप पहुंच सकते हैं। मेरा पैगाम यही है, अपने लक्ष्य को छोटा न करें, और जब एक लक्ष्य ठान लें, दिन रात हर चीज़ छोड़ के, ये चीज़ें आपको सिलेक्शन के बाद बहुत मिल जाएंगी। आप एक मोबाइल आज छोड़ोगे, अच्छा इंटरनेट का, आप अच्छे कपड़े पहनना छोड़ोगे, मैं बता रहा हूँ आपको सिलेक्शन के बाद लाइन लग जाएगी आपके लिए, मोबाइलों की, कपड़ों की, या और जो शौक है, बाइक है, इंटरनेट है, जो आजकल के नौजवानों के शौक हैं, अपनी पढ़ाई के बीच में इन शौकों को कतई ना आने दें, और एक तरह से कलंदर की जिंदगी जीना शुरू कर दें कि मेरे लिए एक ही मकसद है, मेरी कामयाबी। आप चूँकि हम खैरदार अंजुमन के प्लेटफॉर्म पर ये इंटरव्यू अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे, और खैरदारअंजुमन.com वेबसाइट लास्ट 26 दिसंबर को इसी सर्वोदय कॉलेज के अंदर लॉन्च की गई, और जनाब जाफ़र मलिक के वालिद मोहतरम अबरार अहमद साहब पहले IAS खैरदार में, और साथ ही साथ वो शायर भी हैं और ज़बरदस्त एक लीडर की हैसियत रखते हैं, उनके भी हाथों से इजरा हुआ था। तो खैरदार अंजुमन को आज 6 महीने के आसपास का टाइम हो चुका है, और तकरीबन 22,000 के आसपास इसके विजिटर हो चुके हैं। खैरदार अंजुमन बेसिकली स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और यंगस्टर को एक प्लेटफॉर्म देती है कि वो वहाँ उस प्लेटफॉर्म पर आए, अपने जो असलाफ है उनके बारे में जानें, और आने वाले जो हमारे फ्यूचर के लीडर्स हैं, और हमारे आने वाले जिस तरह से जाफ़र मलिक साहब हैं IAS हैं, इसी तरीके के और स्टूडेंट्स आगे आएंगे, तो हम उनको एक कम्युनिटी के साथ में एक इस प्लेटफॉर्म के जरिए सिंक्रोनाइज करना चाहते हैं। तो जाफ़र मलिक साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप खैरदारअंजुमन.com के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको मुबारक कि आपने ये पहल शुरू की, एक अच्छी पहल है कौम के नौजवानों को जोड़ने के लिए। मैंने देखा इस पे इंटरनेट पे भी, फेसबुक पे भी इसका एक अकाउंट बना हुआ है, और बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छे मुद्दों पे अपनी सोच जाहिर करती है। थोड़ा सा मुझे ये आपसे गुजारिश है मेरी कि इसको और सर्कुलेट करें नौजवानों में, और लोगों को पता चलाएं इसका, ताकि और इसके लिए आप क्या ये कर सकते हैं कि जॉब अलर्ट देना शुरू करें, या नौजवानों के सुझाव मांगना शुरू करें, उन सुझावों को पब्लिश करना शुरू करें, और अच्छे इंटरव्यूज जो प्रतियोगी दर्पण में आते हैं वो भी आप स्कैन करके अपनी साइट पर उपलब्ध करा दें। तो मैं जानता हूँ कि परेशानियाँ काफ़ी होती हैं, जिम्मेदारियाँ आपके पास भी बहुत होंगी, नौजवानों की कमी होगी, लेकिन कोशिश करें कि लोग जुड़ें इससे। और जो पैगाम आपका नौजवानों को बेदार करने का है, बहुत अच्छी कोशिश है, और मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आपको इस मिशन में और कामयाबी अता करे, और साथ ही अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत मेरे लायक पड़ सके तो आप बेझिझक मुझे बताइए, मैं जहाँ तक हो सकेगा कि खैरदार अंजुमन के सक्सेस के लिए कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जाफ़र मलिक बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त दिया जी, और इंशाअल्लाह हम आपको मज़ीद अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे, दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। उम्मीद ज़्यादा करें। बहुत शुक्रिया।